दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट स्टोरी है और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही कह सकते हैं कि हंसी दिलाने वाली कहानी है। कहानी सुनने में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है डज़ द डॉग नो। क्या मतलब हुआ दोस्तों? यदि मैं इस वाक्य के बारे में बात करूं तो ये एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव वाक्य है। और जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई भी इंट्रोगेटिव का वाक्य बनाएंगे वहाँ हमें डू या फिर डज़ का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में करना होता है। साथ में वर्ब सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लगाना होता है। यदि हमारा सब्जेक्ट होगा आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल नाउन, उसके साथ हमें डू का यूज़ करना होगा। और यदि सब्जेक्ट होगा ही, शी, इट या फिर कोई भी सिंगुलर नाउन, तब हमें डज़ का यूज़ करना होगा। तो आप इस तरह से इस स्ट्रक्चर को याद रखें कि जब हम कोई भी इंट्रोगेटिव का वाक्य बनाएंगे खासकर प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तब हमें डू या डज़ से उसकी शुरुआत करनी होगी। तो क्या अर्थ हुआ? डज़ द डॉग नो, क्या कुत्ता जानता है। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुनें। और यदि आज की कहानी में आपको कोई भी नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट करें। और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस देयर वर टू फ्रेंड्स नेम्ड मनोज एंड सुरजीत। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ पर वॉज या फिर वर का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। और दोस्तों जब हम सिंपल पास्ट में या फिर सिंपल प्रेजेंट में कोई भी वाक्य बनाते हैं तो ऐसे वाक्यों में कभी भी वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इस तरह के जो वाक्य हैं उनको नो एक्शन सेंटेंस भी कहा जाता है। और वर्ब का इस्तेमाल प्लूरल के लिए किया जाएगा। और यदि हमारा सब्जेक्ट होगा आई, ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन, उसके साथ वॉज का यूज़ किया जाएगा। वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ वर्ब का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ जो सब्जेक्ट है वो दो लोग हैं, तो ये प्लूरल है जिसके साथ वर्ब का यूज़ किया गया है। वंस एक बार, देयर वर टू फ्रेंड्स दो दोस्त थे। नेम्ड, नेम्ड मतलब नामक, नेम्ड मनोज एंड सुरजीत, मनोज और सुरजीत नामक। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? वंस देयर वर टू फ्रेंड्स नेम्ड मनोज एंड सुरजीत, एक बार मनोज और सुरजीत नामक दो दोस्त थे। बोथ ऑफ दैम यूज्ड टू स्टडी इन द सेम क्लास। क्या मतलब हुआ दोस्तों? इस वाक्य में यूज टू का प्रयोग किया गया है। यूज टू का प्रयोग पास्ट के वाक्यों के लिए किया जाएगा जब हम पास्ट में कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर पास्ट में कोई भी कंसिस्टेंसी को दर्शाते हैं कि पास्ट में कोई व्यक्ति किसी क्रिया को करता था। किसी भी तरह की निरंतरता को दिखाने के लिए यूज टू का इस्तेमाल किया जाता है। और यूज टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है, STUDY। दोस्तों स्टडी का मतलब पढ़ना। और यहाँ पर कई लोग शायद कंफ्यूज हो सकते हैं कि यहाँ पर रीड का इस्तेमाल क्यों नहीं है, क्योंकि पढ़ने को रीड भी कहते हैं, स्टडी भी कहते हैं। तो दोस्तों रीड का इस्तेमाल जब हमें करना है जब वहाँ पर किसी पढ़ने के मटेरियल को भी वहाँ पर मेंशन किया गया। जैसे मान लीजिए वहाँ पर यदि हम इस तरह से वाक्य बनाते हैं, मैं किताब पढ़ता हूँ, मैं अखबार पढ़ता हूँ, तब हमें रीड का यूज़ करना होगा। आई रीड ए न्यूज़पेपर, आई रीड ए बुक। और यदि हम सिर्फ पढ़ने के बारे में बात करेंगे और वहाँ पर कोई भी मटेरियल नहीं है जिसको हम पढ़ें, तो वहाँ पर हमें स्टडी का यूज़ करना होता है। तो क्या अर्थ हुआ? बोथ ऑफ दैम यूज्ड टू स्टडी इन द सेम क्लास, दोनों एक ही कक्षा में पढ़ा करते थे। One day Manoj had to go to Surjit's house to borrow a book। क्या मतलब हुआ? वन डे मनोज हैड टू गो टू सुजीत्स हाउस। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट फोर्स्ड एक्शन सेंटेंस है।
पास्ट फोर्स्ड एक्शन सेंटेंस का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ किसी भी तरह की मजबूरी को दर्शाना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा वाक्य हो कि मुझे वहाँ जाना पड़ा, मुझे इस काम को करना पड़ा, मुझे इस काम को करना पड़ता था। तो पास्ट में जब हम कोई भी ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ पर ये दिखाते हैं कि पास्ट में किसी व्यक्ति को किसी काम को करना पड़ा, तो ऐसे वाक्यों को पास्ट फोर्स्ड एक्शन सेंटेंस कहा जाता है। और पास्ट फोर्स्ड एक्शन सेंटेंस में यदि वाक्य अफर्मेटिव का होगा तो ऐसे वाक्यों में हैड टू का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, जैसा यहाँ पर किया गया है, और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। और दोस्तों यहाँ सुरजीत के बाद एपिस्ट्रोफी एस है, जिसका मतलब होता है का, की, के। जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ना चाहते हैं तो एपिस्ट्रोफी एस का यूज़ किया जाता है। तो सुरजीत हाउस का मतलब हुआ सुरजीत का घर। वन डे, एक दिन। मनोज हैड टू गो, मनोज को जाना पड़ा। टू सुरजीत हाउस, सुरजीत के घर जाना पड़ा। टू बोरो अ बुक, दोस्तों BORROW, आप इसे नोट कर लीजिए। बोरो का मतलब होता है किसी चीज़ को उधार लेना, और उधार लेने का मतलब ये नहीं है सिर्फ हमें सिर्फ पैसों को उधार लेने के लिए बोरो का यूज़ करना है। किसी भी चीज़ को कोई कुछ समय के लिए किसी से उधार लेना, उसे बोरो कहा जाता है। इसकी स्पेलिंग को आप नोट कर लीजिए, BORROW, बोरो। और यदि आप इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म के बारे में बात करें तो BORROWED। जब हम किसी वर्ब में ED लगाएंगे तो वो सेकंड फॉर्म भी है, साथ में थर्ड फॉर्म भी है। तो क्या अर्थ हुआ? वन डे, एक दिन। मनोज हैड टू गो टू सुरजीत हाउस, एक दिन मनोज को सुरजीत के घर जाना पड़ा। टू बोरो अ बुक, एक किताब उधार लेने के लिए, या कह सकते हैं किताब लेने के लिए। आगे देखिए, ऑन द एंट्रेंस देयर वॉज अ बिग डॉग स्टैंडिंग। क्या अर्थ हुआ? ऑन द एंट्रेंस। दोस्तों ENTRANC, इंट्रेंस एक नाउन है जिसका मतलब होता है प्रवेश द्वार। जहाँ से हम प्रवेश करते हैं उसको एंट्रेंस कहा जाता है। ऑन द एंट्रेंस मतलब क्या हुआ कि प्रवेश द्वार पर। देयर वॉज ए बिग डॉग स्टैंडिंग, एक बड़ा कुत्ता खड़ा हुआ था। ऑन सीइंग मनोज इट स्टार्टेड बार्किंग। क्या मतलब हुआ? ऑन सीइंग मनोज, सी का मतलब देखना और ING ये फोर्थ फॉर्म है। ऑन सीइंग मनोज, मनोज को देखकर इट स्टार्टेड बार्किंग। दोस्तों सबसे पहले आप इट को क्लियर कर लीजिए। इट यहाँ पर प्रोनाउन के रूप में यूज़ किया गया है। प्रोनाउन का मतलब होता है ऐसा कोई भी शब्द जो किसी नाउन के स्थान पर लगाया जाता है। नाउन का मतलब हिंदी में संज्ञा होता है, और जब हम उस नाउन को वाक्य में मेंशन नहीं करते, नाउन के स्थान पर किसी और शब्द को इस्तेमाल करते हैं, उसे प्रोनाउन कहते हैं, जिसकी हिंदी होती है सर्वनाम। तो यहाँ पर इसे सर्वनाम मतलब कि प्रोनाउन के रूप में यूज़ किया गया है। उसके अलावा दोस्तों आप इस चीज़ को भी याद रखें, जब हम किसी भी एनिमल के लिए, पशु के लिए, पक्षी के लिए प्रोनाउन यूज़ करेंगे तो हमें हमेशा ही इट का यूज़ वहाँ पर करना होता है। इट, तो ये जो इट है ये कुत्ते के लिए यूज़ किया गया है। इट स्टार्टेड बार्किंग, बार्क मतलब दौड़ना, वो भौंकने लगा। और दोस्तों यहाँ पर स्टार्टेड का यूज़ किया गया है जब हम कोई भी ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ पर लगा, लगी, लगे के बाद कोई भी क्रिया होगी तो ऐसे स्थानों पर स्टार्टेड के साथ फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। वह खेलने लगा, ही स्टार्टेड प्लेइंग। वह दौड़ने लगा, ही स्टार्टेड रनिंग। तो जब भी कोई ऐसा वाक्य होगा जहाँ पर लगा, लगी के बाद क्रिया होगी, उसमें हमें स्टार्टेड के साथ फोर्थ फॉर्म का यूज़ करना होता है। तो क्या अर्थ हुआ? ऑन सीइंग मनोज, मनोज को देखकर इट स्टार्टेड बार्किंग, वो या कह सकते हैं वह भौंकने लगा। मनोज गॉट फ्राइटेंड, दोस्तों फ्राइटेंड एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है भयभीत होना, और इस एडजेक्टिव को यहाँ पर वर्ब बनाने के लिए गेट का यूज़ किया गया है। और इस बात को भी आप ध्यान में रखें कि जब आप किसी भी एडजेक्टिव को सिंपल प्रेजेंट या फिर सिंपल पास्ट में यूज़ करेंगे तब आपको वहाँ पर इसके साथ कोई भी वर्ब का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हम जब भी सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट में वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर सिर्फ एडजेक्टिव या फिर नाउन का इस्तेमाल करके वाक्यों को बनाते हैं। लेकिन यदि आप किसी एडजेक्टिव को वर्ब के रूप में प्रयोग करेंगे तब आपको एक सपोर्टिंग वर्ब का यूज़ करना होगा। तो गेट का इस्तेमाल यहाँ पर सपोर्टिंग वर्ब के रूप में किया गया है, और ये पास्ट का वाक्य है इसलिए गेट की सेकेंड फॉर्म गॉट का यूज़ किया गया है। तो गेट फ्राइटेंड का मतलब होता है डर जाना, भयभीत हो जाना, और सेकेंड फॉर्म है गॉट फ्राइटेंड। मनोज गॉट फ्राइटेंड, मनोज डर गया, मनोज भयभीत हो गया। सुरजीत केम रनिंग एंड हेल्ड हिज डॉग, दोस्तों कम ये भी पास्ट का वाक्य है। कम रनिंग मतलब दौड़ के आना, और सेकंड फॉर्म है केम रनिंग। सुरजीत केम रनिंग, सुरजीत दौड़ता हुआ आया। एंड हेल्ड हिज डॉग, दोस्तों होल्ड मतलब पकड़ना, थामना, और सेकंड फॉर्म है हेल्ड, और ये पास्ट का ही वाक्य है। हिज मतलब अपना, उसका।
सुरजीत केम रनिंग, सुरजीत दौड़ता हुआ आया, एंड हेल्ड हिज डॉग, और अपने कुत्ते को उसने पकड़ा। आगे देखिए, मनोज वॉज स्टिल ब्रीदिंग हैविली। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है। पास्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है ऐसा वाक्य जहाँ वाक्य की टेल पर रहा था, रही थी, रहे थे जैसे शब्द होते हैं, ऐसे स्थानों पर वॉज या फिर वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। आप इस वर्ब को नोट कर लीजिए, BREATH। ब्रीथ का मतलब होता है सांस लेना, और ING फॉर्म है ब्रीदिंग, ये फोर्थ फॉर्म है ब्रीदिंग, और हैविली मतलब ज़ोर ज़ोर से। तो क्या अर्थ हुआ, मनोज वॉज स्टिल, और आप इसे भी नोट कर लीजिए STILL। स्टिल का मतलब होता है अभी भी या फिर भी, तो यहाँ इसका मतलब है अभी भी। मनोज वॉज स्टिल ब्रीदिंग हैविली, मनोज अभी भी ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा था। और आप समझ ही गए होंगे शायद कुत्ते को देख के वो काफ़ी घबरा गया, जिसके कारण वो ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा था। आगे देखिए, एट दिस मतलब कि इस पर। सुरजीत सैड, से मतलब क्या है ना, सेकंड फ्रॉम सैड। सुरजीत ने कहा, मनोज द डॉग हु बार्क नेवर बाइट। क्या मतलब हुआ, मनोज द डॉग्स हु बार्क नेवर बाइट। दोस्तों ये जो वाक्य है, इस वाक्य में हु का यूज़ किया गया है, और हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है। इसका इस्तेमाल किसी भी तरह के रेफरेंस को देने के लिए किया जाता है। और नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, और BIT बाइट का मतलब होता है काटना। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, मनोज द डॉग्स हु बार्क नेवर बाइट, कि मनोज जो कुत्ते भौंकते हैं वो कभी भी नहीं काटते हैं। मनोज सैड, मनोज ने कहा, सुरजीत यू एंड आई नो दिस प्रोवर्ब बट दिस डॉग डज नॉट नो। क्या अर्थ हुआ, सुरजीत यू एंड आई नो दिस प्रोवर्ब। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो यदि वहाँ सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल नाउन होगा तब हमें फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना होता है। और यदि ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट के रूप में आएगा तब हमें फिफ्थ फॉर्म का यूज़ करना होगा। तो यहाँ जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है। प्लूरल कैसे, यू एंड आई, और इसके साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया गया है। और प्रोवर्ब का मतलब होता है मुहावरा या फिर इसको लोकोक्ति भी कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, मनोज सैड, मनोज ने कहा, सुरजीत यू एंड आई, आप और मैं, नो जानते हैं, दिस प्रोवर्ब इस मुहावरे को, बट लेकिन दिस डॉग डज नॉट नो। और दोस्तों ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है। और जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम नेगेटिव का वाक्य बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या डज नॉट का यूज़ किया जाएगा। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब डज नॉट का यूज़ किया जाएगा, जैसा यहाँ पर किया गया है। तो उसने क्या कहा कि सुरजीत यू एंड आई नो दिस प्रोवर्ब, सुरजीत आप और मैं इस मुहावरे को जानते हैं, बट दिस डॉग डज नॉट नो, लेकिन ये कुत्ता नहीं जानता है, लेकिन ये कुत्ता नहीं जानता है। बोथ द फ्रेंड्स लाफ्ड हार्टिली, दोनों दोस्त दिल खोलकर हंसे। चलिए, तो दोस्तों इस तरह से ये छोटी सी मज़ेदार कहानी ख़त्म होती है दो दोस्तों की बातचीत के ऊपर। और मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिले। उसके अलावा दोस्तों यदि आपका कोई भी सुझाव हो और कोई भी आपका सजेशन हो आप उसे ज़रूर शेयर करें कमेंट में, जो भी आपका फीडबैक हो। और दोस्तों आपके एक एक कमेंट को मैं पढ़ता हूं और मैं कोशिश करता हूं कि आपके जो भी सजेशंस हों, फीडबैक हों, उन्हें इम्प्लीमेंट किया जा सके ताकि जो वीडियोज़ हैं वो और भी ज़्यादा बेटर बनाई जा सकें। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।